नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने दो अहम वैश्विक घटनाक्रम हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। पहला, यूरोपीय संघ रूस पर अपने ऊर्जा प्रतिबंधों और कड़े कर रहा है, और दूसरा, अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो आज हम इन्हीं पेचीदा मामलों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इनके असल मायने क्या हैं और इनके संभावित असर क्या हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यूरोपीय संघ के इन नए प्रतिबंधों को ही देखते हैं। ये हैं क्या और पहले वालों से अलग कैसे हैं? जी, तो देखिए ये प्रतिबंधों का कोई 18वां दौर है और इस बार भी निशाना रूस का ऊर्जा और उससे जुड़ा वित्तीय क्षेत्र ही है, लेकिन कुछ नए एंगल से। खास तौर पर एक प्रस्ताव है कि रूसी कच्चे तेल पर जो G7 देशों ने पहले $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगाई थी, उसे घटाकर $47 कर दिया जाए। 60 से 47, ये तो काफी बड़ी कटौती है। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से जुड़े जो वित्तीय लेन देन है उन पर भी रोक लगाने की बात चल रही है। और इसमें वो शैडो फ्लीट वाली बात भी है, जिस पर पहले भी थोड़ी चर्चा हुई थी। इस बार क्या खास है? हाँ, ये बहुत अहम पहलू है। ये शैडो स्लीट मतलब ये जो छाया बेड़ा है ना, ये असल में पुराने कम ट्रैक होने वाले जहाज़ों का एक नेटवर्क है। रूस इनका इस्तेमाल पिछले प्रतिबंधों से बचने के लिए कर रहा था, खासकर तेल को चोरी छिपे दुनिया भर में पहुंचाने के लिए। अच्छा। तो अब यूरोपीय संघ इस फ्लीट की गतिविधियों को और सख्ती से रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे इनका बीमा रोकना या बंदरगाहों तक इनकी पहुंच मुश्किल करना। लक्ष्य तो साफ है, रूस की तेल से होने वाली कमाई को और कमजोर करना। एक अनुमान ये भी है कि इससे कच्चे तेल के निर्यात से रूस की आय में शायद 20% तक कमी आ सकती है। 20%? ये तो काफी बड़ा असर हो सकता है। लेकिन रूस तो इन सभी प्रतिबंधों को अवैध बता रहा है, और जैसा आपने कहा, ये 18वां दौर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पिछले प्रतिबंध उतने असरदार नहीं रहे जितना यूरोप ने सोचा था? देखिए, असर तो हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल असर नहीं हुआ। 2022 में रूस की जीडीपी गिरी करीब 2%। उनके बैंकिंग सेक्टर का लगभग 70% हिस्सा प्रभावित हुआ और लगभग $300 बिलियन की संपत्ति भी फ्रीज हुई। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नहीं। और इसकी वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह रही चीन, भारत और तुर्की जैसे देश। इन्होंने रूस से डिस्काउंट पर भारी मात्रा में तेल खरीदा। करीब 3/4 रूसी तेल इन्हीं देशों में गया। तो इस वजह से रूस को एक तरह का कुशन मिल गया। इसलिए अब ये जो नया दौर है, खासकर ये शैडो फ्लीट पर जो नकेल कसने की कोशिश है, इसका वास्तविक असर कितना होगा ये अभी देखना बाकी है। तो क्या आपको लगता है कि ये नए कदम पुतिन को यूक्रेन युद्ध रोकने पर मजबूर कर सकते हैं? ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अगर इतने सारे प्रतिबंधों के बाद भी रूस अपनी लड़ाई जारी रख पाया है, तो सिर्फ इस एक दौर से कोई बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव आ जाएगा ये पक्का नहीं है। हाँ, ये बात भी है। हाँ, एक संभावना जरूर है। अगर अमेरिका भविष्य में सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है, मतलब रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी प्रतिबंध, जैसा कि ट्रंप ने पहले संकेत दिया था, अच्छा। तब भारत और तुर्की जैसे खरीदारों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी हो सकता है। वो क्या? वो ये कि यूरोप को जो रिफाइंड तेल मिलता है, उसका काफी हिस्सा इन्हीं देशों से होकर आता है। तो अगर इन पर प्रतिबंध लगे तो यूरोप की अपनी ऊर्जा सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। तो ये एक तरह का दोधारी तलवार है। समझ गया। और ये पूरी स्थिति यूरोप की जो अपनी व्यापक सुरक्षा चिंताएं हैं उनसे भी जुड़ती है ना? जैसे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स की हालिया चेतावनी। निश्चित रूप से चांसलर मर्स का जो बयान था कि रूस पूरे यूरोप के लिए खतरा है और यूरोप को अब आत्मरक्षा में सक्षम होना ही होगा, वो इसी बढ़ते एहसास को दिखाता है। खासकर अमेरिका के नेटो को लेकर जो बदलते बयान रहे हैं, भले ही हाल में कुछ सकारात्मक बातें भी हुई हों, उसने यूरोप को सोचने पर मजबूर किया है कि वो पूरी तरह अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल, उन्हें अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा। और हम देख भी रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस जैसे देश अब रक्षा कर अपना खर्च बढ़ा रहे हैं, आपसी सहयोग की बातें कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रतिबंधों के सीमित असर का भी एक नतीजा है कि यूरोप अब सैन्य आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दे रहा है। अच्छा, अब जरा दूसरे विषय पर आते हैं। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को
विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है और ये भारत के रुख के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। भारत ने तो जनवरी 2023 में ही टीआरएफ को यूएपीए, जो हमारा मुख्य आतंकवादी विरोधी कानून है, उसके तहत प्रतिबंधित कर दिया था। जी। अमेरिका का भी अब यही मानना है कि टीआरएफ असल में लश्कर तैयबा यानी एलईटी, जो पाकिस्तान स्थित एक बड़ा आतंकी समूह है, उसी का एक प्रॉक्सी या मुखौटा संगठन है। ये कथित तौर पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 के आसपास ही उभरा था। और इनकी गतिविधियां क्या रही हैं खास तौर पर, जिन्हें लेकर ये कदम उठाया गया? हाँ, ये समूह मुख्य रूप से 2020 के बाद से जम्मू कश्मीर में हुई कई लक्षित हत्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए जाना जाता है। खासकर अल्पसंख्यकों की हत्याएं, बाहर से आए मजदूरों की और सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों की। इनका घोषित मकसद, जैसे ये कहते हैं, कश्मीर घाटी में जनसांख्यिकीय बदलाव को रोकना था। तो इस अमेरिकी घोषणा का असर क्या होगा? असर ये होगा कि टीआरएफ से जुड़े किसी भी व्यक्ति या समूह की अगर अमेरिका में कोई संपत्ति है तो वो जब्त हो सकती है। उन्हें अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, वैश्विक स्तर पर इनके लिए पैसा जुटाना या अपना नेटवर्क चलाना अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम से ये लगभग कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ रूस पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके नतीजे अभी भी अनिश्चित हैं और मिले जुले हैं, और इसी वजह से यूरोप अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से सोचने को मजबूर है। हाँ, बिल्कुल। ये सारे घटनाक्रम यही दिखाते हैं कि वैश्विक राजनीति में आर्थिक दबाव, सैन्य चिंताएं और आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयां, ये सब कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और प्रतिबंध जैसे जो उपाय होते हैं, उनका असर अक्सर सीधा या प्रिडिक्टेबल नहीं होता। उनके कई अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। जब प्रतिबंधों जैसे आर्थिक उपायों के परिणाम हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होते और कभी-कभी उल्टे भी पड़ जाते हैं, तो देशों को भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ आर्थिक या सैन्य दबाव के अलावा और किन वैकल्पिक या पूरक रणनीतियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? शायद कूटनीतिक, सांस्कृतिक या कुछ और? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज है 18 जुलाई, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। यूरोपियन यूनियन की रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी, ऊर्जा क्षेत्र होगा निशाने पर। यूरोप की ये नई कोशिश क्या पुतिन को युद्ध विराम के लिए झुका पाएगी? करेंगे इसकी चर्चा। चरमपंथी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने घोषित किया विदेशी आतंकवादी संगठन। इस संगठन की भी होगी बात। जो 2019 में जब आर्टिकल हटाया गया और उसके बाद टीआरएफ ने ये कहा कि यहाँ अब डेमोग्राफिक चेंज होगा, खासकर कश्मीर घाटी को, तो उस चीज को रोकने के लिए टीआरएफ का फ्रंट बनाया गया और उनको आगे किया गया। कहानी जिंदगी की में आज सुनेंगे अनुराधा पौडवाल से उनके गायकी के सफर के बारे में। कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं अहम खबरें सुमिरनप्रीत कौर से। निमिषा प्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। निमिषा प्रिया के पक्ष के वकील सुभाष चंद्रन केआर ने सुनवाई के बारे में मीडिया को जानकारी दी। वकील सुभाष चंद्रन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस विक्रमनाथ के सामने मामले को रखा। जैसा कि निमिषा प्रिया की सजाए मौत पर अभी रोक लग गई है, उसे देखते हुए अटॉर्नी जनरल ने 3 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने बताया, याचिकाकर्ता की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि बातचीत के लिए डेलीगेशन को यमन भेजा जाए, जिसमें याचिकाकर्ता संगठन, उसके प्रतिनिधि और कांथापुरम के प्रतिनिधि धर्मगुरु AP अबू बकर शामिल हों। धर्मगुरु AP अबू बकर ही ब्लड मनी को लेकर चल रही बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। वकील सुभाष चंद्रन ने बताया कि कोर्ट ने आज हमारी दलील को स्वीकार कर लिया है और यूनियन को निर्देश दिया है कि वो हमारे अनुरोध पर विचार करने के लिए भारत सरकार से संपर्क करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने आज सुबह गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए उनके वकील फैजल रिजवी ने आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। वकील फैजल रिजवी ने कहा कि ED ने गिरफ्तार करने के बाद
5 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी है, जिस पर हमें आपत्ति है। अभी आदेश आना बाकी है। उन्होंने कहा ईडी ने अपने आवेदन में लक्ष्मी बंसल उर्फ पप्पू बंसल नामक व्यक्ति के बयान पर पूरा जोर दिया है। इससे पहले भूपेश बघेल ने कहा था कि अदानी की जो पेड़ कटाई चल रही है, इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। पूरी सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव है। विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक दक्षिण सीरिया में हाल ही में हुई हिंसा में 594 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन स्थित संगठन ने कहा है कि रविवार से शुरू हुई हिंसा में अत्यधिक क्रूरता देखी गई है। SOHR ने गुरुवार शाम को कहा है कि इस हिंसा में द्रुज समुदाय के 300 लोगों की जान गई है। इसमें 146 लड़ाके और 154 नागरिक हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी है। लूला डा सिल्वा ने टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में ट्रंप की 50% टैरिफ लगाने की धमकी को अस्वीकार्य ब्लैकमेल करार दिया। ट्रंप ने ब्राजील की सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ विच हंटिंग यानी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया था। उन्होंने ये कहते हुए 9 जुलाई को ब्राजील पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने IRC यानी रूस भारत चीन सहयोग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि IRC ऐसा तंत्र है जहां तीनों देश आते हैं और अपने हित से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जहां तक RIC की बैठक में आयोजन का सवाल है, ये ऐसा मामला है जिस पर तीनों देश मिलकर काम करेंगे। जब भी मीटिंग होगी हम आपको यानी मीडिया को जानकारी दे देंगे। और इंडिया गठबंधन की बैठक शनिवार 19 जुलाई शाम को 7 बजे की जाएगी। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और इसी पर चर्चा की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक बार फिर कोशिशें की जा रही हैं कि इसको कैसे रोका जाए। इसके लिए एक बार फिर दबाव की कोशिशें जारी हैं। यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। जी शाहिद, इस बार की तैयारी कुछ अलग तरह से है क्योंकि यूरोप रूस के वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने जा रहा है। यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंधों को लगाने पर सहमत हो गया है। इन प्रतिबंधों में रूस के कच्चे तेल को निशाना बनाया गया है। जी, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है सुमिरन के यूरोपीय संघ रूस के कच्चे तेल के दाम को बाजार मूल्य से 15% कम करेगा। और दिसंबर 2022 से G7 जो देश हैं उन्होंने रूसी तेल की कीमत $60 तय की थी, लेकिन अब रूस के कच्चे तेल की कीमत को घटाकर $47 प्रति बैरल पर लाया जाएगा। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है, जो रूस से यूरोप में आती है, उससे जुड़े रूस के जो वित्तीय क्षेत्र के लेन देन थे तो उन पर भी प्रतिबंध लगाना इसमें शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर गैस कच्चे तेल के दाम उनके कम कर देने हैं। और उसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से जुड़ा जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाना शामिल है। जी, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन प्रतिबंधों का स्वागत किया है। उन्होंने इन प्रतिबंधों को ज़रूरी और समय से लिया गया फैसला बताया है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोपीय संघ रूस की युद्ध की मशीन के दिल पर वार कर रहा है। और वहीं फ्रांस की विदेश मंत्री ने भी इस मामले पर बयान दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बाहो का कहना है कि ये प्रतिबंध मॉस्को को युद्ध विराम के लिए मजबूर करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने कहा है कि नए प्रतिबंध अवैध हैं और इसका उल्टा असर होगा। और अब अपने पॉडकास्ट में सुमिरन शामिल करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय कुमार पांडे को। प्रोफेसर संजय, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि यूरोपीय संघ जिस तरीके की कोशिशें कर रहा है, नए नए प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, पहले भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन नए प्रतिबंधों से आखिर क्या हासिल होगा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, इन नए प्रतिबंधों से आखिर क्या हासिल होगा? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। देखिए, माना जा रहा है और ईयू ने कहा भी है कि ये अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध हैं। जी। तो लेकिन इनका क्या असर होगा ये तो अभी भविष्य के गर्त में है।
फिलहाल ऐसा लगता है कि ये जो कच्चे तेल के दाम 60 से 47 या $45 पर लाए जाएंगे, इससे तकरीबन 20% जो है आय जो रूस की है कच्चे तेल के निर्यात से होती है, वो कम हो सकती है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वैसे पहले भी उस पर रोक ही लगी हुई थी, वो काम तो नहीं कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रतिबंध है वो है जो डार्क फ्लीट कहा जाता है या शैडो फ्लीट कहा जी। जाता है, छाया बेड़ा, जिसके द्वारा प्रतिबंधित चीजों पर, खासकर तेल पर को जो है छुप छुपा कर जी। दूसरे देशों में ले जाया जाता है। ये एक तरह का उल्लंघन है प्रतिबंधों का, लेकिन इस पर ईयू ने जो है अब और कड़ाई से प्रतिबंध लागू करने की बात की है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि इसके द्वारा रूस अच्छा खासा तेल यूरोप या दुनिया के अन्य देशों को भेज पा रहा है। तो अब देखें उस पर कितना कारगर होगा प्रतिबंध, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो नए प्रतिबंधों में कुछ चीजें हैं जो सच में असर डाल सकती हैं, जी। वो एक है जैसे कि उन्होंने पहले कृषि उत्पाद या इस तरह की चीजों पर थोड़ी ढील थी रूस को, जैसे दवाइयों पर भी ढील थी। अभी क्योंकि कृषि उत्पाद और उर्वरक ये एक मुख्य रहे हैं निर्यात रूस के, उन पर भी प्रतिबंध और कड़े करने की बात है। इससे ये एक नई चीज है प्रतिबंधों पर के मामले में। तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे और असर पड़ेगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2022 फरवरी के बाद से कितने खेप प्रतिबंधों के 18वीं खेप अब आई है, जी। लगी, लेकिन उससे रूस पर असर पड़ा, ये नहीं कि नहीं पड़ा। जी। खासकर 2022 में ऐसा माना जाता है कि उसका जीडीपी जो है 2% कम हो गई थी। अगर मैं 2022 की बात करूं तो उस वक्त से अब तक जो प्रतिबंध लगते आए हैं, आपने कहा कि अभी ये 18वीं खेप है, अगर मैं तब से बात करूं तो अब तक जो प्रतिबंध लगे हैं वो किस तरीके के थे और रूस को कितना नुकसान पहुंचा, आप खुद बता रहे हैं। देखिए, नुकसान का आकलन करना बहुत मुश्किल है। एक तो रूस के मामले में जो डेटा है, आंकड़े हैं, वो मिलते नहीं है सही। लेकिन जो वांछित असर जो यूरोप ने समझा था कि रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, वो तो नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण ये है कि चीन, तुर्की और कुछ हद तक भारत जैसे देश, उन्होंने अपना तेल का आयात रूस से बढ़ा दिया। तकरीबन 3/4 तेल जो है रूस का अब आ रहा है इन देशों को, चीन, भारत और तुर्की। समस्या तब होगी, जैसा ट्रंप ने कहा है, कि वो 100% बढ़ा देंगे ड्यूटी उन देशों पर जो थर्ड पार्टी सैंक्शन जिसको कहा जाता है। अगर ये लगा तो इससे असर पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत या तुर्की से काफी तेल रिफाइन होकर फिर यूरोप के बाजारों में, तेल बाजार में पहुंच जाता था। तो एक तरह का स्थायित्व यूरोप में भी इसके कारण था, क्योंकि जो अनइंटरप्टेड सप्लाई, एनर्जी सप्लाई की बात करें तो उसके पीछे ये जो घुमा कर जा रहा था तुर्की या भारत से तेल, अब अगर इस पर भी प्रतिबंध लग गया तो यूरोप की भी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। जी, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या यूरोप के नए प्रतिबंधों से पुतिन जो हैं वो युद्ध विराम के लिए मजबूर होंगे? ये कहना तो मुश्किल होगा। जैसा मैंने कहा, 18वीं खेप है। इतने दिनों तक अगर पुतिन ने अपनी लड़ाई जारी रखने में कामयाब हुए हैं तो ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि अगर यूरोप और अमेरिका, जो अमेरिका भी अब 50 दिन का उसने एक दिया है, समय सीमा दी है कि 50 दिन, हर एक यूरोप के देश इस बात से प्रसन्न नहीं है कि अमेरिका 50 दिन का भी समय रूस को क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये सारे प्रतिबंध लगते हैं तो भारत और चीन और तुर्की जैसे देश जो आयात कर रहे थे तेल का, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। चीनी बैंक
बैंकों पर भी, 2 चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगा है। तो इनका असर तो है। देखिए 70% जो रूस की बैंकिंग व्यवस्था है वो पिछले 3 सालों में प्रतिबंधों के कारण उस पर नकारात्मक असर पड़ा है, सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। 300 बिलियन का जो रशियन सेंट्रल बैंक का पैसा इधर उधर था उस पर रोक लगा दी गई है, अवरुद्ध हो गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि रूस पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन क्या इसके कारण पुतिन मजबूर हो जाएंगे शांति वार्ता के लिए, ये कहना मुश्किल है। जी प्रोफेसर संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे भी अपने पॉडकास्ट में अभी शामिल करेंगे। सुमिरन, जिस तरीके से ये प्रतिबंधों की बात की गई है, यूरोप ने जिस तरीके से प्रतिबंधों की बात की गई है, उसी दौरान जो यूरोप की एक सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है जर्मनी, उसके चांसलर फ्रेडरिख मर्ज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस न केवल यूक्रेन बल्कि यूरोप की शांति, स्वतंत्रता और राजनीति की व्यवस्था के लिए खतरा है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं, वो ब्रिटेन के दौरे पर भी पहुंचे थे। उन्होंने बीबीसी से बात की है और कहा है कि यूरोप के देशों को खुद का बचाव करने के लिए सक्षम होना चाहिए। मर्ज ने अमेरिकी रक्षा को फ्री राइडर्स बताते हुए कहा था कि उस पर अधिक समय तक नहीं सवार रहना चाहिए। चांसलर ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन से मिला संदेश साफ सुना गया है कि यूरोप को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। मर्ज ने कहा कि जर्मनी की सेना मजबूत नहीं है और बर्लिन रक्षा पर, यानी जर्मनी रक्षा पर कोल्ड वॉर के समय के मुकाबले ज्यादा खर्च कर रहा है। तो जर्मनी के चांसलर ने इतनी साफ बात कही और अभी हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नेटो को फिर से सप्लाई कर दी जाएगी हथियारों की ताकि यूक्रेन तक पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी धन्यवाद किया था डोनाल्ड ट्रंप का। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो यूरोप की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो ऊपर आ जा रहा है। हम फिर से पॉडकास्ट में शामिल करते हैं जेएनयू के प्रोफेसर संजय पांडे को। प्रोफेसर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की, तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोप जो है वो अपने रक्षा के मामलों को लेकर अब और चिंतित नजर आ रहा है। क्या इस वाकई में उसकी चिंता वाजिब है? चिंता वाजिब है। हमें याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो पहली प्रेसिडेंसी थी उनकी 17 से 20 के बीच में, उस दौरान भी वो लगातार दबाव डाल रहे थे नेटो पर कि आप अपने रक्षा खर्च बढ़ाइए, उनको 5% तक आपका जो जीडीपी है या आपका जो भी आर्थिक उत्पाद है, इकोनॉमिक आउटपुट है, उसका 5% आप खर्च करिए। उस समय यूरोप के ज्यादातर देश ऐसा नहीं कर रहे थे। अभी हाल में नेटो के सेक्रेटरी जनरल गए हुए हैं, गए थे, ट्रंप से मिले और ट्रंप ने थोड़ा संतोष जताया कि अब ज्यादातर देश खर्च अपना बढ़ा रहे हैं, रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं। नेटो, जिसको पहले उन्होंने कहा था कि ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है, मृत है, बेकार है, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता है, इसका एक किरदार है, रोल है। तो एक तरह से उन्होंने एक तरह से जीवन ऊर्जा का संचार नेटो में किया है। ये भी न भूलना चाहिए कि वो ये मान के चल रहे हैं कि नेटो के देश अधिक अमेरिकी हथियार खरीदेंगे, विशेषकर जो हथियार वो देने वाले हैं यूक्रेन को, वो सब अमेरिका से वो खरीदेंगे। तो जैसा माना जाता है कि ट्रंप ट्रांजैक्शनल हैं, तो अब जबकि नेटो के देश उनसे और हथियार खरीद के यूक्रेन को देने को तैयार हैं, तो ट्रंप को ये सौदा मुनाफे का लग रहा है, माफिक लग रहा है। इसलिए उनकी सोच में परिवर्तन आया। और फिर दूसरी बात यह है कि पुतिन से उन्होंने जो अपेक्षा की थी शांति की, वो पुतिन उस पर खरे नहीं उतरे, उन्होंने अब ट्रंप की बात नहीं मानी। इससे एक तरह की नाराजगी है ट्रंप में। तो इस कारण नेटो के प्रति उनके रुख में थोड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि हथियारों की जो दौड़ है उसमें अब यूरोप भी शामिल है और अब वो वॉशिंगटन पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पे भी ज़्यादा नहीं भरोसा कर रहा है और अपनी रक्षा खुद करना चाह रहा है।
बिल्कुल, ये यूरोप के ज़्यादातर देशों को, नेटो को ये समझ में आ गया है, जर्मनी, फ्रांस का आपने नाम लिया है, कि हमको अपनी आत्मनिर्भर हमको होना पड़ेगा रक्षा मामलों में। हम हमेशा अमेरिकी अम्ब्रेला जो था, कुछ हद तक अभी भी है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकते हैं। यूरोप को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ाना होगा, रक्षा खर्च बढ़ाना होगा। तो और इस दिशा में कदम सभी देश उठा रहे हैं, और जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोप की, वो तो निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम उठा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय कुमार पांडे। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। जी। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये स्टेटमेंट सामने लेकर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। जी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। साथ ही अब इस फैसले का भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज लिखा है कि ये भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ के मजबूत सहयोग का प्रमाण है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के पर्यटकों पर हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे। उसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 7 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक प्रेस ब्रीफिंग की थी। उसके दौरान उन्होंने TRF को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मिस्री ने कहा था कि ये समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है। जी सुमिरन, और TRF की चर्चा कैसे शुरू हुई, इस पर भी बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, वो संविधान का अनुच्छेद 370 उसे खत्म कर दिया था, और कथित तौर पर उसके बाद ही द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का गठन हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये ग्रुप 2020 के शुरुआती महीनों में सुर्खियों में तब आया जब उसने जम्मू कश्मीर में कई हिंदुओं की टारगेट किलिंग्स की जिम्मेदारी ली, और जनवरी 2023 में भारत के गृह मंत्रालय ने इस ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया था। UAPA के तहत इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, और TRF के कथित कमांडर हैं शेख सज्जाद गुल, उसी कानून के तहत उन्हें टेररिस्ट घोषित किया गया था। जी, तो यही हम बात करेंगे अब। इस समूह के मुख्य चेहरे कौन कौन से हैं, कब इसकी शुरुआत हुई और क्यों इसको ऐसा नाम मिला, इस पर और रोशनी डाल रहे हैं सहयोगी पत्रकार हमारे माजिद जहांगीर। 2019 के आसपास जो इसकी एग्जिस्टेंस वजूद जो है और इसका नाम जो आना शुरू हो गया, जब यहाँ का जो विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर का, जब उसको हटाया गया, तो उसके कुछ दिन ही बाद तो एक नया नाम था जिसमें कोई इस्लामिक फ्रंट या कोई फ्रंट इस तरह का कुछ नहीं था। एक मतलब अनयूजुअल नाम ये सामने आ गया, और उसके बाद पिछले कुछ सालों में, खासकर 2019 से 22-23 तक, तो अक्सर जो सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं पुलिस के, तो उसमें उनका ये कहना था कि इनकी जो मेजॉरिटी जो मिलिटेंट मारे गए थे वो TRF के थे। और दूसरी बात कि ये एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू ही इनका जो पता चला कि इस तरह का एक TRF फ्रंट है जिन्होंने यहाँ की जो माइनॉरिटीज को टारगेट करना शुरू किया, जो फिर पुलिस ने, मतलब ये सब पुलिस के बयान हैं जो पुलिस के थ्रू या इनके जो स्टेटमेंट आते थे, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही आते थे। जो ये थे माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो उनको टारगेट किया गया, कश्मीरी पंडित थे, उसको पुलिस ने फिर बाद में इन किलिंग्स को एट्रीब्यूट किया TRF के साथ। दरअसल इसको ये लश्कर ए तैयबा का एक ऑफशूट कहते हैं कि ये उनका एक फ्रंट उन्होंने बनाया लश्कर ए तैयबा ने, जो कश्मीर में मिलिटेंसी चल रही है, तो उसको एक लोकल नाम दिया जाए, उसको पाकिस्तान के साथ या लश्कर ए तैयबा के साथ उसका कनेक्शन न जुड़े, ताकि क्योंकि ग्लोबली जो फिर बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होती हैं जब लश्कर का सीधा नाम आता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है। मतलब ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने वक्तन फौक्तन हमें बताया है, तो एक जो इस्लामिक छवि थी, तो उसको ये लोग दूर रखना चाहते थे। तो माजिद जी, वो कौन से मुख्य चेहरे हैं जिनको इस समूह के साथ जोड़कर देखा गया है?
सोशल मीडिया के थ्रू ही इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी चीजों को लोगों तक या सरकार तक या आम जनता तक या अपना जो उनका मैसेजिंग था तो उसको पहुंचाने की इन्होंने हमेशा कोशिश की। पुलिस ने जो बार बार कहा है कि इनका एक अब्बास शेख था जिनको फिर 2021 में मारा गया, जो अब आज तक ऑफिशियल डाटा के थ्रू हमें पता चला है, और दूसरे कोई सजाद गुल के नाम से एक, वो सारे बेसिर। तो ये एक दो मुख्य नाम थे। अलबत्ता काफी लोग मारे गए इस दौरान जो हमने कवर भी किए हैं। तो पुलिस ने सबको, तकरीबन मेजॉरिटी जो मिलिटेंट्स थे, तो उनको टीआरएफ का जो है टीआरएफ के साथ एट्रीब्यूट किया। मतलब टीआरएफ की लाइन ये थी ऑफिशियल इसके मुताबिक कि जो 2019 में जब आर्टिकल हटाया गया और उसके बाद टीआरएफ ने ये कहा कि यहाँ अब डेमोग्राफिक चेंज होगा, इसको पूरा जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर घाटी को, तो उस चीज को रोकने के लिए टीआरएफ का फ्रंट बनाया गया और उनको आगे किया गया। जी, तो अब तक भारत की तरफ से इस समूह पर क्या कार्रवाई की गई है? 2023 में इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हाँ जी सिमरन जी, 2023 के जनवरी का महीना था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, टीआरएफ को, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। और उन्होंने दे साइटेड कि उसमें ये था कि जो रिक्रूटमेंट इनका होता है और जो वेपन्स पाकिस्तान से कश्मीर लाया जाता है और यहाँ मिलिटेंसी को उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्होंने उस वक्त 2023 में यही कुछ रीजन बताए थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ जो है कदम लिया था, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को घोषित करने का। तो टीआरएफ के बारे में बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। सुमिरन, जेन ज़ी की जनरेशन जो है वो ज़रूर अनुराधा पौडवाल को उतने अच्छे से ना जानती हो जितना उससे पहले की जनरेशन जानती होगी, जो आप और हम हैं। जी बिल्कुल। और भक्ति गीतों को लेकर हम लोगों का एक चेहरा सा बन गई थी। लेकिन अभी आप ही ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कौन कौन से उन्होंने गाने गाए थे। जी बिल्कुल, आशिकी फिल्म आपको याद होगी। बिल्कुल, उसके गाने बहुत हिट रहे। बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म थी उस दौर की, जहाँ पर बहुत सारे गाने अनुराधा पौडवाल ने ही गाए थे। और कुछ ही देर पहले जो हम गाना सुन रहे थे फिल्म तेजाब का, उसमें भी हमने इनकी आवाज़ सुनी। तो बहुत से ऐसे गाने हैं जिनको आवाज़ अनुराधा पौडवाल ने दी। और 1990 में आई थी ये फिल्म आशिकी, और उसके बाद तो ये सबकी फेवरेट बन गई। और कहानी जिंदगी की में अनुराधा पौडवाल ने इरफान से बात की है। उन्होंने अपने बचपन, शायद शादी और गायकी के बारे में बताया है। उन दिनों जब आप प्लेबैक सिंगिंग कर रही थी तो किसी एक पर्टिकुलर एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म इंडस्ट्री में गाने जैसा ख्वाब ही नहीं था मुझे, और आज भी नहीं है। बट ऑफ कोर्स जब अच्छे गाने मिले और मैंने जब देखा कि माधुरी जी पे पिक्चराइज हुए, उन्होंने इतने खूबसूरती से उसे अदा किया है, तो ऑफ कोर्स खुशी तो होती ही है। तो माधुरी जी के ऊपर बहुत सारे गाने, और आज भी इतने सालों के बाद भी आज धक धक करने लगा, कह दो कि तुम हो मेरे वरदान, ये सभी गाने अप्रिशिएट होते ही हैं। एक दो गाने हमारे लिए कुछ गाकर उसकी एक झलक हमारे देखने वालों के लिए। आज फिर तुम पे प्यार आया है, इट्स अ नाइस सॉन्ग। फिर कह दो कि तुम, एंड ऑफ कोर्स आशिकी, दिले के मानता नहीं, अच्छी गाने। एक दो लाइनें कुछ ऐसे। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना, देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। देखिए, ये बात बहुत कही जाती है कि एक लंबा समय प्लेबैक सिंगिंग में मंगेशकर बहनों ने एक तरह से उनका डोमिनेंस रहा। इसका क्या आपका अपना पर्सनल अनुभव है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लता जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ म्यूज़िक के लिए। संगीत की वो मेरी गुरु है, और ये इवन बिफोर आई बिकेम अनुराधा पौडवाल, तब से वो मेरी गुरु है। तो इट इज़, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेकअप थिंग्स और किसी को इम्प्रेस करना, इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो मेरी गुरु थी, वो हमेशा मेरी गुरु रहेंगी। सारा सारा दिन मैं उसे सुनती थी और सारा सारा दिन उसके साथ में गाती थी। तो आई कम फ्रॉम दैट कल्चर कि गुरु से बराबरी नहीं होती है, गुरु पूजा जाता है। ओके, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। ये मेरा अपब्रिंगिंग, ये मेरा कल्चर है। अब लोगों को स्पाइस सुनने को अच्छा लगता है, आई कांट हेल्प इट। ओके, सेकेंडली
अगर कोई भी कहते हैं कि वो दिग्गज थे और उन्होंने मतलब अपना रोब जमा कर, उन्होंने रोब जमाया कि नहीं जमाया आई डू नॉट नो, लेकिन जो सुर लगाते थे ऐसे भी तो कोई लगा के दिखाए ना, वो कितनों ने दिखाया। वो तो हर एक युग में जो लोग आते हैं उनके कुछ ना कुछ तो गाने चलते ही हैं, मतलब हिट होते हैं, ओके। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू अंडरमाइन दीज टू सिस्टर्स, जिन्होंने आज भी आप आशा जी को देखेंगे एट द एज ऑफ 92 और 95, आई डोंट नो व्हाट एज, शी स्टिल मतलब उनका रियाज जारी है और ऐसा गाती हैं। तो यू हैव टू सी द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। ये नहीं कि एक ने बोला तो दूसरे ने उसको उठाया, तीसरे ने उठाया, होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट, इट्स वेरी फूलिश। कभी कभी मुझे मतलब आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स सो फूलिश। ये सूर्य को क्या लगता है आपको, सूर्य को मतलब ये दिए को नहीं जलने दिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। शिव माँ मतलब सरस्वती का साक्षात रूप है, अंश है लता जी, एंड इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग कि हमारे हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ। टी सीरीज़ के साथ भी एक समय आपका अच्छा लंबा समय गुजरा, और हम लोग जानते हैं कि टी सीरीज़ ने एक रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और उस सफ़र में आपका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपकी आवाज़ें कवर वर्जन्स में सुनाई दी, ओरिजिनल्स में सुनाई दी, भजनों में सुनाई दी। खुद गुलशन कुमार के साथ अगर आप अपने कोलैबोरेशन और उसको हमारे लिए कुछ याद करें, देखिए वो समय गुलशन जी वॉज अ विजनरी, ओके। जो उन्होंने किया आज तक किसी ने नहीं किया, ओके। सेकेंडली ही वॉज अ पर्सन हु हैड 100% ट्रस्ट इन हिज आर्टिस्ट, वेदर इट इज़ मी, वेदर इट इज़ आनंद मिलिंद, वेदर इट इज़ नदीम श्रवण, अनु मलिक, एनीबडी, तो उनको पूरी छूट देते थे। और एक बार एक अच्छा गाना बन जाता था तो ही gave his 1000% to bring it to the world। मतलब मैंने ऐसे भी देखा है। तो he was a artist, he was a visionary, और जिसमें उनको कन्विक्शन था he used to go all out कि उसको अच्छे से प्रमोट करने के लिए। एक दौर ऐसा भी आया जब जो प्रोड्यूसर है he is not a music director, still म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भी वो भी मैंने ही किया, ऐसा हुआ। सो गुलशन जी वॉज नॉट लाइक दैट। इस वजह से जितने भी लोग आप मतलब जिनका नाम मैंने लिया उन सबको बहुत बेनिफिट मिला इसका। अगर उनको सेल बढ़ानी होती थी तो 15 रुपए की सेल होने वाली कैसेट को कहते थे आज के दिन में 10 रुपए में बेचूंगा, जितने लोगों को चाहिए उठा लो, यू नो। सो हिज अप्रोच वॉज वेरी डिफरेंट। मुझे याद है कि कोई जिस वक्त जीना तेरी गली में एक एल्बम हमने किया था बाबुल बोस के साथ, तो उस वक्त उन्होंने ये जितने पायरेसी करने वाले हैं ना उन सबको उन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया था और अपने हाथ से उन्होंने उनको कैसेट दी, बोले कि इसकी खूब बहुत जम के पायरेसी करो। एंड वी वर शॉक कि मतलब हु डज दैट। बोले आप नहीं समझते, ये जितना पायरेसी कि जितना ये बेचेंगे ना उतने ही गाने पॉपुलर होंगे। सो दैट वाज हिज विजन। दिस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। इरफान और अनुराधा पौडवाल की ये खास बातचीत आप बीबीसी हिंदी के पेज के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक, यूट्यूब पेज पर भी सुन सकते हैं। इस स्टूडियो की जिम्मेदारी आज संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, मुझे और सुमरनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।